दिन भर की तमाम अहम खबरें, प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट और उनका ऑप्टिमम डोज, उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 में आज खास क्या है पहले वो बता दूं आपको। संसद में पहली बार टक्कर, मोदी कैसे बने फिर से विनर, आज प्राइम एट 4 आपको बताएगा। फिलिस्तीन वाले नारे पर कैसे फंस गए ओवैसी, क्या जा सकती है सांसदी, क्या कहता है नियम, आपके सामने होगा। शराब घोटाले में केजरीवाल का नया खेल, क्या सीबीआई को मिल गई भ्रष्टाचार की माफ कीजिए ट्रेल, पूरी खबर डिटेल के साथ आपके सामने होगी। कश्मीर में सेना का एक्शन, मिट्टी में देश के दुश्मन, अब तक कितने आतंकी हुए ढेर, ये भी आज प्राइम एट 4 में। लेकिन इससे पहले इन खबरों की तरफ ले जाऊं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया। मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी थे। डोडा जिले के गंडोह इलाके में यह एनकाउंटर हुआ। डोडा जिले में यह है गंडोह इलाका जहां यह एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आपसे कुछ देर पहले आई है तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। डोडा जिले के गंडोह इलाके में सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को घेरा, लीड मिली, घेरा और फिर उसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी और आतंकियों का अंजाम मैंने आपको बताया। दोनों आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो बैठक की उसके बाद सुरक्षा बलों को यह स्पष्ट निर्देश हैं कि एरिया डोमिनेशन के साथ साथ जीरो टॉलरेंस आतंक को लेकर इस नीति को हर जगह जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाए। गंडोह इलाके में सुरक्षा बलों का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। जंगल में हेलीकॉप्टर से उतारे गए स्पेशल फोर्स के कमांडो एनकाउंटर साइट पर पहुंचे। स्पेशल फोर्स के ये कमांडोज आतंकियों से एनकाउंटर में एसओजी जवान आशिक हुसैन घायल हो गए हैं। आशिक हुसैन को गंडोह के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यहां ऑपरेशन के समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें एरियल सर्विलांस भी किया गया। यहां पर आप देख रहे हैं ये सुरक्षा बलों की कार्रवाई न सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि एयर से भी सर्विलांस किया गया, निगाह रखी गई आतंकियों के आने जाने छिपने वाली जगह पर। जंगल में 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। व्यापक पैमाने पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि एरियल सर्विलांस भी चल रहा है और नीचे ग्राउंड ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। गंडोह के जंगल को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। आतंकी तादाद में कितने हैं, अभी 2 आतंकी मारे गए हैं, बाकियों की तलाश चल रही है। और अगली खबर, हिजाब पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। मुंबई के कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पर रोक लगाई। हिजाब बैन के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया। कॉलेज के ड्रेस कोड को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही ठहराया। एनजी आचार्य डीके मराठे कॉलेज ने लागू किया था यह ड्रेस कोड, जिसे कि इन छात्राओं ने गलत ठहराते हुए याचिका दाखिल की थी। सबसे पहले केस के बारे में बताएं। केस में इस वक्त जो सुनवाई हुई उस पर क्या निष्कर्ष निकला? आज माननीय उच्च न्यायालय के पास जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है और अभी ऑपरेटिव पार्ट सिर्फ डिटेक्ट किया गया था ओपन कोर्ट में। जजमेंट की पूरी कॉपी आना बाकी है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे जजमेंट की पूरी कॉपी आती है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो भी लॉ पॉइंट से डिस्कस करके और हम स्टूडेंट से भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम फैसला लेंगे कि आगे किस तरह से इसको चैलेंज करना है माननीय उच्चतम न्यायालय के पास। लेकिन प्राइमरीली मैंने बात की है स्टूडेंट से और उनका भी ऐसा मशवरा है और वो फर्म है कि इस जजमेंट को हम माननीय उच्चतम न्यायालय के पास चैलेंज करेंगे। लेकिन देखते हैं, ऑर्डर कॉपी, एंटायर ऑर्डर कॉपी पढ़ने के बाद हम इसमें आगे फैसला लेंगे। छात्राओं का ऐसा है कि लोकस ये 9 स्टूडेंट हैं जो साइंस स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई कर रही हैं। ये छात्रा इस एडेड कॉलेज में और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तो उनका ऐसा था कि ये जो स्टूडेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट जो दिए गए हैं वो विदाउट अथॉरिटी है और विदाउट प्रोविजन ऑफ लॉ है और ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके ये इशू किया गया है। क्योंकि राइट टू चॉइस, राइट टू डिग्निटी, राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी, ये सारी चीजों पे ये पूरा बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्राओं का बयान, हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है, छात्राओं ने कहा। यह हमारे मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। ड्रेस कोड को लेकर हमने कॉलेज की छात्राओं से बात की तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवा दें। ऐसे नहीं कर सकते ना हम लोगों के लिए हिजाब कोई छोटी बात नहीं है। ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। ये लोगों ने क्या किया कि जब भी जितने भी हम लोग मुस्लिम गर्ल्स थे उन लोगों को
बुलाया और बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते बेटा, आपको ड्रेस कोड फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने बोला कि ये कोई छोटी बात तो है नहीं, सिर्फ ड्रेस कोड, खाली हम लोगों को बोला जा रहा है कि ड्रेस कोड। जो ड्रेस कोड होगा, क्या ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए आप तैयार रहेंगे? वैसे नहीं तो मन तो नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे फिर भी। आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आप हिजाब में जाएंगे या ऑफिशियल ड्रेस कोड में वो जाएंगे? जब ऑफिस जाएंगे तब हम लोग अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेंगे या फिर फ्रीलांसिंग करेंगे, घर बैठ के काम करेंगे। लेकिन अभी से ये रूल क्यों निकाला जा रहा है? तो अब कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, अब आगे क्या? अब आगे हमारे एडवोकेट से बात करेंगे क्या है। वैसे तो जो लोग गए हैं वो आएंगे तो फिर डिटेल पता चलेगी। और अगली खबर यह कि इमरजेंसी की निंदा पर संसद में नारेबाजी हुई। स्पीकर ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की। कांग्रेस ने स्पीकर पर लगाया एजेंडा चलाने का आरोप। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। स्पीकर के प्रस्ताव रखते ही पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने के लिए उन्होंने कहा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। कांग्रेस सांसदों का आरोप था कि स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। मौन के बाद स्पीकर ने गुरुवार तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। और आपातकाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भी देखने को मिला। बीजेपी के सांसदों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। आपातकाल देश का काला अध्याय है, बीजेपी ने कहा। इमरजेंसी को लेकर संसद के अंदर कांग्रेस ने हंगामा किया तो वहीं संसद के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। इस प्रदर्शन में पूरा एनडीए शामिल था। एनडीए के सांसदों ने कांग्रेस से माफी की मांग की। बीजेपी सांसदों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और आपातकाल को देश का काला अध्याय बताया। संवेदना व्यक्त कर रहे थे। आपातकाल में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो कांग्रेस हल्ला कर रही थी। ऐसी कांग्रेस शर्म करो, ऐसी कांग्रेस शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, कांग्रेस वालों माफी मांगो। जब स्पीकर का चयन हुआ और सहमति के साथ और एक बेहतर संदेश दिया गया, वहां आप रंग में भंग और पहले दिन ही आपने कह दी कि तकरार के रास्ते ही होंगे। तो अब जब आप रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, आप क्या उम्मीद करेंगे? जब आप पहला दिन ही राजनीतिकरण कर दिए सदन का, सब कुछ के बाद आपने रंग में भंग कर दिए और मूल्यों और नैतिकता का को आप संरक्षण भी नहीं दिया और आप कंप्लीट पार्टी के एजेंडे पर स्पीकर साहब को बाध्य कर दिए, तो ये तो गलत है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कांग्रेस पर हमला। संविधान की दुहाई देने वाले लोग अपना रिकॉर्ड तो देखें, कहा कंगना रनौत ने। देखिए, जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। कांग्रेस के खिलाफ सत्ता पक्ष की नारेबाजी। चिराग पासवान का भी कांग्रेस पर हमला। इमरजेंसी में देश को बंदी बनाने की कोशिश हुई, आने वाली पीढ़ी उस दौर को ना भूले, कहा चिराग पासवान।
स्पीकर साहब के द्वारा जिस तरीके से इमरजेंसी के पूरे उस काले अध्याय का जिक्र किया गया, जिस दौरान देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, जिस दौरान देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया गया, ऐसे में जरूरी है कि उस दौर की चर्चा हो। जरूरी है मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के संज्ञान में वो दौर रहे। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उस दौर में यातनाएं, प्रताड़नाएं उन्होंने भी झेली थी। तो ऐसे में आने वाली पीढ़ी उस दौर से सीख लेकर आगे बढ़े, उसकी चर्चा होनी जरूरी है। और रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, कहा रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने जो कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। काला अध्याय बताते हुए भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो खड़े होकर कहें कि इमरजेंसी एक गलत कदम था। कांग्रेस पार्टी में शर्म है? याद करिए इमरजेंसी को क्यों लगी, सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी कुर्सी बचाने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनसुलझ हुई। हम लोग उस समय यंग स्टूडेंट्स थे, जेपी के सिपाही थे। बिहार के आंदोलन में जेपी को इमरजेंसी में बंद किया गया। अटल जी को, अडवाणी जी को, नानाजी देशमुख को, जॉर्ज फर्नांडिस को कितना प्रताड़ित किया गया, कुलदीप नैयर को, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, डीएम की गवर्नमेंट डिसमिस की गई। ये है इनकी सच्चाई। संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। किशोर कुमार के गानों को बैन कर दिया गया, तो यूथ कांग्रेस में वो नहीं गाना गाने। आपको दिखाएंगे दूसरी बार कैसे चुने गए ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न आए हैं। लेकिन पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने केजरीवाल से जुड़ी हुई। केजरीवाल पर कुछ देर में आएगा फैसला। ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ट्रायल कोर्ट 4:30 बजे अपना फैसला सुनाने वाली है। सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी है। सिसोदिया का नाम लेने वाली खबर से आम आदमी पार्टी का इनकार भी सामने आया है। और अगली खबर यह कि अखिलेश यादव भी केजरीवाल के समर्थन में कूद गए हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर केजरीवाल को फंसाने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ, और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है, और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे। वो निकल ना पाएं, जनता के बीच में ना पहुंच पाएं, सरकार ठीक से न चला पाएं, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को, और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। और सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल ने याचिका वापस ले ली है। 21 जून के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर हुई थी, जिसमें कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगाया था। केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा, हाईकोर्ट के 25 जून के आदेश के खिलाफ नई याचिका दायर करेंगे। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जमानत वाला फैसला किया था। तो ओम बिरला, आपको पता है कि फिर से लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। ध्वनिमत से स्पीकर चुनने का काम हुआ। लगातार दूसरी बार वो लोकसभा के स्पीकर बने। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उनके साथ आसंदी तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसद ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। एनडीए में शामिल सभी दलों ने उनके नाम का समर्थन किया। इसके बाद ध्वनिमत से उनके स्पीकर पद के लिए उनको चुन लिया गया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं।
आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर निर्वाचित होने पर ओम बिरला को बधाई दी और कहा कि विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें भरोसा है कि विपक्ष को बोलने की अनुमति देकर, हमें भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देकर आप भारत के संविधान की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. राहुल के बाद लोकसभा में अखिलेश यादव के बोलने की बारी आई। अखिलेश भी राहुल गांधी की लाइन पर खड़े दिखाई दिए। अखिलेश ने कहा कि निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है और हमें उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर आप सबको बराबर का मौका देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके से आपके साथ। ओम बिरला के स्पीकर बनने के बाद संजय राउत और सचिन पायलट ने क्या कहा, वो भी सुनिए। आने वाले दिनों में देखिए, एक परंपरा है, हमने विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और हैं, लेकिन डिवीजन की मांग नहीं की। लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि नए स्पीकर जो बने हैं राजस्थान से, हमारे ओम बिरला जी, वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं लोकसभा के। मैं उम्मीद करता हूं कि वो, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे और स्पीकर होने का जो दायित्व होता है, उसका मतलब होता है कि प्रत्येक दल को, प्रत्येक सदस्य को बराबरी का मौका मिले और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा जो उनका दायित्व है उसको पूरा करने का उनको अवसर प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल कामयाब रहेगा, लेकिन विपक्ष को, खासकर उन लोगों को जो अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के अंदर, वो खुलापन उनको महसूस होगा। राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, या यूं कहें कि पूरा विपक्ष स्पीकर ओम बिरला पर तंज कसता हुआ नजर आया। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा, यह भी सुनना बेहद जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। पिछले एक दशक में जनता की अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ी है। इसलिए हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए सामूहिक प्रयास करें।
तो ये दूसरा मौका है जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बने हैं। मोदी सरकार की दूसरी पारी यानी 2019 से लेकर 2014 तक ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर थे। तो इस बार ओम बिरला तीसरी बार कोटा से सांसद चुने गए हैं। 2014 और 2019 में भी उन्होंने कोटा से ही जीत हासिल की थी। इससे पहले 2003 से 2014 तक ओम बिरला विधायक भी रह चुके हैं। आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव पर अमित शाह का पोस्ट सामने आया है। कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता एक्सपोज हुई है। काले कालखंड में संवेदनशील संशोधन हुए, एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। कांग्रेस ने विपक्ष के लाखों नेता जेल में डाले। कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी सोच उजागर हुई, कहा अमित शाह। मंत्री जी किशन रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल उठाए। पूछा कि ओवैसी क्या फिलिस्तीन से चुनकर आए हैं? जिस देश से चुनकर आए हैं उस देश का जयकार किया जाना चाहिए। कांग्रेस की चुप्पी पर भी किशन रेड्डी ने सवाल उठाए। कांग्रेस उनको समर्थन कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, एक भारत के प्रजातंत्र के मंदिर लोकसभा में एक कम्युनल पार्टी MIM पार्टी का सांसद आज जय पालस्तीना बोले तो कांग्रेस पार्टी उनको क्यों समर्थन कर रहे? कांग्रेस पार्टी नेता क्यों खामोश बैठे हैं? इस जय पालस्तीना का स्लोगन एक वोट लेने समय बोलना ये भारत का विषय नहीं है। पालस्तीना ये लोकसभा का उनका सांसद का जो वो वोट का संबंधित नहीं है। जो पालस्तीना से चुन के आए, भारत से चुन के आए, ये बोलना चाहिए। और ओवैसी की शपथ पर नीतीश राणे का विवादित बयान। ओवैसी का जुबान काटने वाले को इनाम, नीतीश राणे ने कहा। महाराष्ट्र के कणकवली में नीतीश राणे का यह बयान सामने आया। संसद में जय फिलिस्तीन बोलने के कारण नीतीश राणे का यह बयान। आणि हिंदू राष्ट्राची काय ताकद आहे हे आम्ही दाखवायला तयार आहे। अशा ओवेसीची जीभ छाटून कर्माचं भर चौकात त्याला उभं करायला पाहिजे। आणि हे कोण अगर छाटणार असेल तर त्यांनी माझ्याकडे यावं आणि पारितोषिक घेऊन जावं। और संसद में ओवैसी की शपथ पर विवाद बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला। ओवैसी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, गिरिराज सिंह का कहना है। प्रोटेम स्पीकर और गृह मंत्री से भी शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने की ओवैसी की शिकायत। मैं तो कहूंगा संविधान के विरुद्ध उन्होंने किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वो भारत को क्या सीरिया बना देना चाहते हैं? और जो दृश्य उन्होंने उपस्थित की वो धीरे धीरे उनके मन में गजवाए हिंद जैसी चीजें आ रहा है, जिसके कारण ऐसी बातें बोल। और जय फिलिस्तीन बोलने पर घिरे हैं ओवैसी। आप देख रहे हैं तमाम सांसद विधायक यहां तक कि उनको घेर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। नियमतः भी ये ठीक नहीं है। नियम के तहत हो सकती है कार्रवाई, ये किरण रिजिजू भी कह रहे हैं। We have no any kind of enmity with Palestine or any other country. The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rules. Some members have come to me and complained about the raising of Palestine slogan at the end of the oath. We will see the rules first. और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने बयान पर कायम है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें जो करना है करने दो, खोखली धमकियां मुझ पर काम नहीं करती। Asking for apology from you and also clamor to unseat you. There are also let them do whatever they want. I also a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया ऐसे बीजेपी ने। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है?
अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं उनको कानून का। और माधवी लता ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। संसद में ओवैसी के बयान को लेकर उन्होंने निशाना साधा। पूछा किस देश के लिए निष्ठा रखते हैं माधवी लता ने कहा कि किस देश के लिए वो निष्ठा रखते हैं ये उन्हें बताना चाहिए। कल यही व्यक्ति ने सांसद में, जो हम एक देवालय मानते हैं, 130 करोड़ भारतवासी यहां से एक नेता का अपेक्षा करते हैं जो इस देश के संरक्षण करने के लिए कल की एक शुभ मुहूर्त पर इनको अपनी ही तरह से शपथ लेना था। अल्लाह ताला का नाम लेकर यह व्यक्ति इस देश के प्रति अपना वफादारी नहीं दिखाना चाहता है, अपना निष्ठा नहीं दिखाना चाहता है, बल्कि कहता है जय फालस्तीन। हम 130 करोड़ भारतवासियों की तरफ से एक ही सवाल उनसे कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कौन हो आप? कौन हो आप? आप किस देश के वफादार हो? और इधर नोएडा में एक बार फिर से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल है। खतरनाक ड्राइविंग करने पर 44,500 रुपए का चालान कटा है। गाड़ी और आरोपी ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई। ये देखिए जरा, ये ड्राइविंग देखिए, ये स्पीड देखिए, ये क्रिस क्रॉस तरीका देखिए गाड़ी चलाने का। और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला दर्ज है। 44,500 रुपए का चालान काटा जा चुका है। ये व्यक्ति और गाड़ी हालांकि अभी पकड़ से बाहर है। और बड़ी खबर, शराबी युवक ने बीजेपी सांसद को रात में फोन लगा दिया। शराब की दुकान रात 10 बजे के पहले बंद होने पर कॉल कर दिया। बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार से शराबी युवक ने शिकायत की। शराबी युवक सांसद से बोला मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए। भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने युवक को जमकर लताड़ लगाई। हेलो, हाँ सर जी नमस्कार। नमस्ते। अरे छत्रपाल जी बोल बोल रहा हूँ। मैं असर फिलहाल गंगवार बोल रहा हूँ। जी असर फिलहाल जी प्रणाम। तो भट्टी 10 बजे से पहले बंद हो गई। 10 बजे से पहले बंद हो गई। 10 बजे से पहले क्या बंद हुई? भट्टी। काई भट्टी? शराब की। तो इसके कार्य करते हैं घर को। मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं ये करूँगा 10 बजे से पहले भट्टी बंद हो गई। अच्छा, फिर? तो बंद हो गई, शराब देने दें। शराब की जरूरत थी? आओ जरूरत ये आपको शराब की जरूरत हुई? हाँ जरूरत आई है। तो मैं भिजवाता हूँ दिल्ली से। अभी दिल्ली से भिजवा हुए? और कहाँ, यहाँ कहाँ मिलेगी? मैं जब दिल्ली में बैठा हूँ तो दिल्ली से ही भिजवाऊंगा, और कहाँ से भिजवाऊंगा? कोई बात नहीं, दिल्ली बैठे आप, कोई बात नहीं। भोजपुर बैठे, नंबर आप सेव कर लो हमारा, कभी जरूर बजा दो। क्यों कर ले? दारू का इंतजाम करवाने के लिए? नहीं आप दारू। तुम अभी मुझे पहचान नहीं पाए हो? अच्छा है? तुम अभी मुझे पहचाने नहीं हो। थोड़ी पहचान कर लो जरा। अच्छा शंकर समझ रहे हो, मैं उस टाइप का नहीं हूँ, गलत फहमी मत रहना। अच्छा इस टाइप का समझ रहे हो, मुझसे दारू का इंतजाम करवा रहे हो, जरा दारू जरा भट्टी खुलवाओ। मैंने तो जरा गलत फहमी निकाल देना, गलत फहमी। अच्छा हाँ कंप्लेन कर दी 10 बजे से पहले। तुमने दारू छोड़ो, मैंने जैसे कितनों के घर तक छुड़वा दी। अच्छा तुम दारू की बात मुझसे कर रहे हो? 10 बजे पहले बनना हो। तुम अभी मुझे पहचाने नहीं हो, जरा पहचान जाओ तब फिर बात करना। अच्छा ठीक। और आगे आपको दिखाएंगे नीट पेपर लीक मामले में कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच। लेकिन उससे पहले देखिए लखनऊ में क्यों हो रही है आरएसएस की बैठक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक हो रही है। इस बैठक में संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे, जिसके लिए दत्तात्रेय आज से 3 दिन के लखनऊ के दौरे पर हैं। ये बैठक निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित की जा रही है। आरएसएस की शताब्दी वर्ष की तैयारियों के लिए प्रचारकों के साथ यहाँ बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना काम संभाल लिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में इंडिया ब्लॉक की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस फैसले को लेकर प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर को पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई है। गांधी परिवार को तीसरी बार ये पद मिला है। गांधी परिवार से सोनिया गांधी विपक्ष की नेता रह चुकी हैं। आपको बता दें कि 10 साल बाद कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिला है। नागालैंड में 25 नगर निकायों में चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग से एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। इस पूर्वोत्तर राज्य में ये ऐतिहासिक चुनाव है क्योंकि 3 नगर पालिकाओं और 22 नगर परिषद के लिए चुनाव 20 साल के बाद करवाए जा रहे हैं। सरकार ने पहले भी कई बार शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षण, भूमि और संपत्तियों पर टैक्स पर स्थानीय लोगों की आपत्ति की वजह से चुनाव नहीं करवाए जा सके। झारखंड के हजारीबाग में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से पूछताछ हो रही है। नीट पेपर लीक के संदर्भ में पूछताछ हो रही है। ओएसएस स्कूल के अंदर ही एहसानुल हक से पूछताछ हो रही है। सीबीआई की 2 अलग अलग टीमें जांच में जुटी हुई हैं। ओएसएस पब्लिक स्कूल में गड़बड़ी का शक है। ओएसएस पब्लिक स्कूल के ये जो प्रिंसिपल हैं, इन्हीं ने पहली बार ये कहा था कि ई रिक्शा में भेजे गए थे कुरियर कंपनी से बैंक तक ये तमाम पेपर्स, और जब हम तक ये पहुंचे तो इनका वो जो बैग था जिसमें ये पेपर्स रखे हुए थे उसका निचला हिस्सा कटा हुआ था, और ये भी कि उसमें एक लिफाफे में से बार कोड गायब था। और उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का विशेष अभियान जारी है। हूटर सायरन के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस का अभियान जारी है। कानपुर से हमीरपुर तक पुलिस का यह एक्शन देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग लगाकर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां गाड़ियों से ये देखिए आप इस तरीके से लगाए गए ये हूटर्स हटाए जा रहे हैं, बत्तियां हटाई जा रही हैं। ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। कानपुर, हमीरपुर, आगरा, कन्नौज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और छोड़ा किसी को नहीं जा रहा है। सत्ताधारी दल के लोग भी जिन्होंने गलत तरीके से हूटर लगाया हुआ है, उनके हूटर्स हटाए जा रहे हैं। और आगे हम आपको दिखाने वाले